चलिए अब बारी आती है हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें भी हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.1 के साथ। हियर इट गोस। सो वी नीड टू राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 इज 2-chloro-3-methyl pentane। अभी तक हम जितने क्वेश्चंस में भी डील करते आए हैं, हमने अभी तक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, तो इस क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के साथ डील करते हैं। सो चलिए, दिस इज 2-chloro-3-methyl pentane। तो सबसे पहले जो अपनी वर्ड रूट है वो है पेंट, यानी कि 5 कार्बन की चेन है। तो सबसे पहले चलिए वही बना लेते हैं। सो इट बिकम्स 1 2 3 4 5। इसमें जो भी हमारे टिप्स होते हैं वहां पर कार्बन होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 पेंटेन 5 कार्बन की चेन तो बन गई है। अब हम अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं जो भी हमको करना है। सो इट इज 2-chloro-3-methyl। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, दिस इज 2-chloro। तो देखिए सेकेंड पोजीशन पे हमने लगा दिया क्लोरीन, और थर्ड पोजीशन पे हम क्या लगा देंगे, मिथाइल। थर्ड पोजीशन पे हम लगा देंगे मिथाइल सिंपली। सो दिस इज आवर 2-chloro-3-methyl pentane। अब बात करते हैं बच्चे सेकेंड पार्ट के बारे में। ठीक है, सेकेंड पार्ट के बारे में। सो आवर सेकेंड पार्ट इज 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो हमको पता है कि साइक्लोहेक्सेन ऐसा होता है, दिस इज आवर साइक्लोहेक्सेन। हम कह रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो है, सभी पोजीशंस एक जैसी हैं, तो से अगर हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो इसके हिसाब से अब हमें फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगाना है। तो देखिए दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको कौन सी पोजीशन चूज करनी है, आपको पोजीशन चूज करनी है नंबर 4, और उस पर आपको लगाना है इथाइल ग्रुप। तो आप वहाँ क्या लिखेंगे, आइदर C2H5 या फिर सिंपली CH2CH3। आप क्या लिख सकते हैं, CH2CH3। ठीक है। तो ये हो गया है हमारा सेकेंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट को देखते हैं। इट इज 4-tert-butyl 3-iodoheptane। हेप्टेन का मतलब है बेटा 7 कार्बन एटम्स हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो बन गया हेप्टेन, राइट। अब अपने को क्या चाहिए, 4 पर है टर्ट ब्यूटाइल। तो चलो नंबरिंग जहाँ से हमारा मन हो हम वहाँ से कर सकते हैं। सो इट वुड बी 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है। तो इसमें हमको फोर्थ पोजीशन पे लगाना है टर्ट ब्यूटाइल। तो चलिए लगा लेते हैं फोर्थ पोजीशन पे टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल बेटा सिंपली ये हो जाएगा, दिस विल बी आर टर्ट ब्यूटाइल। थर्ड पोजीशन पे लगाना है आइडो। तो चलिए यहाँ लगा दिया हमने आयोडीन, सिंपली ये बन गया 4-tert-butyl 3-iodoheptane। अब देखते हैं फोर्थ को। फोर्थ पार्ट को अगर देखा जाए 1-bromo 1,4-dibromo-butene। तो ब्यूटूइन का मतलब, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम्स हैं। तो चलिए बना लेते हैं। इट वुड बी 1 2 3 4। ये तो आ गया ब्यूट ब्यूट। ठीक है। इसके बाद अपने को 1 और 4 पे चाहिए ब्रोमो। तो चलो से दिस इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है। एक ब्रोमीन हमने लगा दिया यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, और एक हमने लगा दिया यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे। आगे है 2 पर डबल बॉन्ड। तो चलिए सेकेंड पोजीशन पे बना देते हैं हमारा डबल बॉन्ड। तो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है। तो ये हमने सिंपली क्या बना दिया, 1,4-dibromo-butene। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे लास्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट नंबर 5, जो क्या कह रहा है 1-bromo 4-sec-butyl 2-methyl benzene। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजीन बनाते हैं।
तो देखिए यहाँ है हमारी बेंजीन, ये बन गई हमारी बेंजीन। हमसे वो कह रहे फर्स्ट पोजीशन पे हमको ब्रोमो लगाना है। सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है अभी के लिए, तो यहाँ पर चलिए हमने लगा दिया ब्रोमीन, इसको मान लिया यानी कि 1। फोर्थ पोजीशन पे हमको लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल और सेकेंड पोजीशन पे लगाना है मिथाइल। तो चलिए सेकेंड पोजीशन पे हमने लगा दिया यहाँ पर मिथाइल, और फोर्थ पोजीशन यानी कि 1 2 3 4 यानी कि सामने वाली पोजीशन, यहाँ पर हम लोगों को क्या लगाना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या लगाना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी कि सेकेंड वाले कार्बन से ब्यूट, 4 कार्बन की चेन, और उसमें से जो सेकेंड वाला कार्बन हो उस पर ये चेन अटैच्ड होनी चाहिए। सो इट वुड बी CH3 CH CH2 CH3। ये होता है बेटा हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल, जिसको आप कह सकते हैं सेक ब्यूटाइल या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, दिस इज CH3। ठीक है, सो हियर इज द 5th पार्ट। और जो ये वाली चेन होती है इसको बोलते हैं हम लोग टर्ट ब्यूटाइल, यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल, जिसको आप ऐसे डिनोट करते हैं CH3 CH3 CH3। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, सो हियर वी आर डन विद आर इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.1। ओके, चलिए आगे चलते हैं, 10.2 देखते हैं। सो हियर इट इज, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। तो चलो इसको ना सबसे पहले इक्वेशंस के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इक्वेशंस के थ्रू देखते हैं। तो देखो, जब आप KI को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं, जब आप KI को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे KHSO4 प्लस HI बनता है। क्या बनता है, KHSO4 प्लस HI बनता है। ठीक है, अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि जो ये HI है ये डायरेक्टली ROH के साथ रिएक्ट करेगा और एल्काइल आयोडाइड्स यानी कि RI बना देगा, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारा H2SO4 होता है ना, वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इनफैक्ट होता क्या है कि देखो, जो ये हमारा H2SO4 है, जो ये वाला H2SO4 है, ये क्या होता है, हमने देखा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये बनाएगा H2O प्लस SO2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ देगा। ठीक है, अब फर्दर जो ये हमारा HI है, यहाँ पर जो हमारा ये HI है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। तो जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, सो इट विल फॉर्म H2O प्लस I2, यानी कि आयोडीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इवेंचुअली ये आयोडीन बन जाएगा, जो कि विच डज नॉट रिएक्ट विद एल्कोहल। अब जो आयोडीन होता है वो एल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसीलिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करते हैं इन द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद HI। ठीक है, क्योंकि जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आयोडीन बन जाएगा, और आयोडीन एल्कोहल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं। कौन सा एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, सही से भी लिख लेते हैं इसको, दिस इज H3PO4। ठीक है, तो इसमें चलिए इसको भी रिएक्शंस के थ्रू देख लेते हैं। जब आप KI को H3PO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब आप KI को H3PO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, KH2PO4 फॉर्म होता है, KH2PO4, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, देखिए नाम ही बता रहे पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये फॉर्म होता है
और इसके साथ में HI फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, जब आप फर्दर इस HI को ROH यानी कि एल्कोहल के साथ यूज करेंगे तो अब जाके आपका एल्काइल आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन में ये आपको देगा RI, जो कि आपको रिक्वायरमेंट थी, जो आप इवेंचुअली चाहते थे आपको, अब वो मिला है, दैट इज एल्काइल आयोडाइड। ऑलराइट, सो आई होप दिस वाज आवर इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो वी नीड टू राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। तो ऐसा करते हैं, 3 कार्बन की चेन ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं फिर हम उसमें क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं। सी, नंबर 1, नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड से दिस इज नंबर 4। और कोई अगर अरेंजमेंट लगेगा तो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि आप डाई हेलोजन, आप एक हेलोजन को यहाँ पे लगा दें और एक हेलोजन को यहाँ पर लगा दें। ये हो सकता है नंबर 1 अरेंजमेंट, ठीक है। नंबर 2 से यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये आता है नंबर 2, ठीक है। इस हेलोजन को रहने दो यहीं पे, इस हेलोजन को रहने दीजिए यहीं पे। अब की बार इस कार्बन के बजाय ले आते हैं इस कार्बन के ऊपर, जो भी हमारा हेलोजन है उसको इस पोजीशन पे ले आते हैं। तीसरी बार क्या करते हैं, अब की बार भी इस हेलोजन को रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी कार्बन पे ले आते हैं दूसरा हेलोजन भी। एक अरेंजमेंट तो ये भी हो सकता है। देखिए तीनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, राइट। अब देखते हैं हम 4th अरेंजमेंट में क्या कर सकते हैं। 4th अरेंजमेंट में क्या कर सकते हैं, अब देखिए जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो हो चुकी हैं। एक लौती पॉसिबिलिटी क्या बची है कि आप दोनों ही हेलोजेंस इस बीच वाले कार्बन पे लगाते हैं, ठीक है। सो हियर आर ऑल द आइसोमर्स। आप चाहे तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसका नाम रख सकते हैं। आपको सभी के सभी डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बता दिए गए हैं, ठीक है, ऑफ प्रोपेन ऑब्वियसली, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद आवर इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.3। चलिए अब बात करते हैं हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो क्या कह रहा है। So among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yields number 1 a single monochloride, number 2 3 isomeric monochlorides and number 3 4 isomeric monochlorides। तो देखो सबसे पहले में हमको ऐसा चाहिए जो कि ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन एक ऐसा C5H12 का आइसोमर चाहिए जो कि फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन पे यानी कि क्लोरिनेशन होने पर एक सिंगल मोनोक्लोराइड दे, ठीक है। कि यानी कि हमेशा ऐसा हो जिसमें आप एक ही क्लोरीन लगा सकते हो, इक्विवेलेंट पोजीशंस होने चाहिए। तो इट शुड बी पेंटेन C5H12। तो देखो अगर आप नियोपेंटेन लेते हैं, दिस इज आर नियोपेंटेन। ये क्या है बेटा, दिस इज आर नियोपेंटेन। इनमें से सारी ही पोजीशंस इक्विवेलेंट है। आप चाहे कहीं पर भी क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पर लगाएंगे CH2Cl बन जाएगा, वो एक हाइड्रोजन हट करके एक क्लोरीन लग जाएगा, राइट। सो आवर आंसर फॉर नंबर 1 पार्ट इज दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, दिस इज नियोपेंटेन, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। 2 में वो हमसे पूछ रहा है दैट 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। क्या आपको एक ऐसा बताइए जिससे कि आपको 3 आइसोमर्स मिलें, किसके, C5H12 के, जब आप उसकी क्लोरिनेशन करें तो, ठीक है।
यहाँ पर अगर आप इसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही मोनोक्लोराइड मिलेगा, राइट, एक ही आइसोमर मिलेगा। अब वो हमसे कह रहे हैं कि ऐसा बताइए कि जब आप क्लोरीनेशन करें तो आपको 3 अलग आइसोमर्स मिले। तो देखो, अगर आप एन पेंटेन सिलेक्ट करते हैं, दैट इज CH3 CH2 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 CH3, ऑलराइट, दिस इज आवर एन पेंटेन। ये क्या है बेटा यहाँ पे, दिस इज एन पेंटेन, दिस इज एन पेंटेन, जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें देखो नंबर ऑफ पोजीशंस देखें, अगर आप इसमें नंबर ऑफ पोजीशंस देखें जब आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास कितने पोजीशंस हैं। नंबर 1 पोजीशन ये हो सकती है, या तो चलिए दूसरे साइड से कर लेते हैं, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। नंबर 1 पोजीशन या तो ये हो सकती है कि यहाँ पर आप क्लोरीन लगा दें, एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगा दें। नंबर 2 पोजीशन हो सकती है, या तो ये हो सकती है, करेक्ट। तीसरी पोजीशन ये हो सकती है। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो आपको वापस से पोजीशन नंबर बी मिल जाएंगी, या फिर आप कह सकते हैं ये पोजीशन नंबर ए हो जाएगी, ठीक है। सो यू आर गेटिंग 3 डिफरेंट पोजीशंस ए बी सी, यानी कि 3 डिफरेंट आइसोमर्स आपको मिलेंगे इन केस ऑफ एन पेंटेन जब आप इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे। तो पार्ट नंबर 3 अगर देखा जाए तो ये कह रहा है वी गेट 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। तो यानी कि आपके पास 4 डिफरेंट पोजीशंस होनी चाहिए जब आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप आइसोपेंटेन लें, क्या लें, आइसोपेंटेन, चलिए। सो आइसोपेंटेन इज लाइक दिस, CH3, let's write it properly. So this is CH3 CH, यहाँ पर एक CH3, ठीक है, और else let's attach it on the upper side, CH3, आगे आप कह सकते हैं CH2 CH3। ये क्या है बच्चे, ये है हमारा आइसोपेंटेन, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है। इसमें अगर आप नंबर ऑफ पोजीशंस देखें, अगर आप इसमें नंबर ऑफ पोजीशंस देखें तो देखो, या तो आप क्लोरीन यहाँ पे लगा सकते हो, यानी कि या तो क्लोरीनेशन यहाँ पर हो सकती है, इस पोजीशन पे हो सकती है, दिस इज पोजीशन नंबर सी एंड डी, चारों ही पोजीशंस डिफरेंट है। सो इन दिस केस यू विल गेट 4 डिफरेंट आइसोमर्स। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 10.5 की तरफ। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अगर पहला पार्ट देखा जाए तो क्लोरीन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से OH को बाहर निकलना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। OH की जगह बेटा क्या लग जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर NO2 तो रहेगा एज इट इज, NO2 तो रहने वाला है एज इट इज। जब आप इसकी कराएंगे ब्रोमिनेशन, होगा क्या, CH2 CH3 की जगह, CH2 CH3 की जगह एक हाइड्रोजन हट कर के ब्रोमीन लग जाएगा, है ना, यही सीखा है हमने ब्रोमिनेशन में। सो दिस विल बी CH, यहाँ पर आ जाएगा Br और आगे CH3 एज इट इज, ठीक है। लेट्स राइट इट प्रॉपर्ली। सो दिस विल बी CH3 हियर, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। पार्ट नंबर 3 को अगर देखें फिर से तो देखिए क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा और इस OH को बाहर निकलना पड़ेगा। सो दिस विल सिंपली बिकम दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये वाला OH एज इट इज, और यहाँ पर बेटा ये बन जाएगा CH2Cl। ये क्या बन जाएगा, CH2Cl, क्लोरीन बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट में अगर देखें तो अपने को पता है क्या होगा, यहाँ पर आयोडीन यहाँ पर लग जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा। सो दिस विल बी लाइक दिस,
यहाँ पर CH3 और यहीं पे साथ में यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा। करेक्ट। पार्ट नंबर 5 को अगर देखा जाए तो आयोडीन यहाँ पर ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, सो इट विल बिकम CH3CH2I, दिस विल बिकम आइडोइथेन। ठीक है। और अगर नेक्स्ट को देखा जाए बेटा, ब्रोमिनेशन हो रही है फिर से, तो यहाँ पर क्या लग जाना चाहिए, ब्रोमीन लग जाएगा ऊपर जाके। यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है। सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। सो द फर्स्ट वन इज ब्रोमोमीथेन। जो पहला है वो क्या है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन। तो चलिए सबसे पहले ना इनको एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन क्या होता है बेटा, ब्रोमोमीथेन इज CH3Br। ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव क्लोरोमीथेन। वी हैव क्लोरोमीथेन। बीच में है हमारे पास ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म होता है बेटा CHBr3। और लास्ट में है हमारे पास डाइब्रोमोमीथेन, तो हम कह सकते हैं CH2Br2। राइट। ये कंपाउंड्स अपने पास हैं। इन सभी में अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो एक ही है, एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे तो आप क्लासिफाई कर नहीं पाओगे, है ना, कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये तो आप इस बेसिस पे तो क्लासिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं। पर हमको ये बात पता है कि जब भी आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। राइट। तो जैसे आप नीचे नीचे जाएंगे उस हिसाब से जितना भारी एटम होगा उसको बॉईल करना उतना मुश्किल होगा। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो ब्रोमीन है, देखिए यहाँ पर 3 कंपाउंड्स में ब्रोमीन प्रेजेंट है। राइट। तो इन तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्लोरोमीथेन यानी कि CH3Cl से ज़्यादा होगा। राइट। तो हम यहाँ पर अगर ऑर्डर लिखने की कोशिश करें तो हम क्या बात कह सकते हैं, दैट कि जो CH3Cl यानी कि जो क्लोरोमीथेन है इसका तो सबसे कम होने वाला है बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट। आगे चलते हैं। अब जिसमें नंबर ऑफ ब्रोमीन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके बाद जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लोरोमीथेन के बाद वो किसका होगा, CH3Br का होगा। सो इट वुड बी CH3Br। राइट। और उसके बाद किसका होगा, इट वुड बी CH2Br2। चलिए लिख लेते हैं, दैट वुड बी CH2Br2। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा ब्रोमोफॉर्म का यानी कि CHBr3, दैट इज CHBr3। ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट के बारे में, विच इज 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या फिर 1 क्लोरोब्यूटेन। तो देखो यहाँ पे अपने पास एक है 1 क्लोरोप्रोपेन और एक है 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसमें होगा। तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा होने वाला है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वो किसका होगा, वो होगा 1 क्लोरोब्यूटेन का। किसका होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो चलिए लिख लेते हैं, दैट वुड बी CH3CH2CH2CH2Cl। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके बाद ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का या फिर 1 क्लोरोप्रोपेन का। तो देखिए जो हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा, जो हमारा
आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा। ये दिस इज आर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसमें ब्रांचिंग दिख रही है हमको, राइट? तो ब्रांचिंग के साथ जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सो इसके बाद यहाँ पर हमारे ऑर्डर में आने वाला है 1 क्लोरोप्रोपेन, दैट वुड बी CH3 CH2 CH2 Cl, और लास्ट में हम कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दैट इज CH3 होल ट्वाइस CHCl। ठीक है, सो दिस इज आवर ऑर्डर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism। तो देखो SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो अभी हमने पीछे भी डिस्कस की थी, राइट? और वो हम एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो SN2 रिएक्शन का मेन मुद्दा क्या होता है? जब भी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है वहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है SN2 रिएक्शन की, जो क्या होती है रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन, फॉर SN2, वो क्या होती है? सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और टर्शरी तो बहुत ही मुश्किल से करता है, ठीक है? सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो अगर हम इसके बेसिस पे हमारे पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, अगर आपके पास, आप पहले पार्ट को देखें, अगर हम पहले पार्ट को देखें, सो वी कैन से जो ये है पहले वाला वो प्राइमरी हेलाइड है, अपने को दिख रहा है सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, और जो सेकेंड वाला है वो सेकेंडरी है। ये कैसा है? सेकेंडरी हेलाइड है। तो हमको ऑलरेडी पता है कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, प्राइमरी वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, यानी कि दिस विल रिएक्ट फास्टर, दिस विल रिएक्ट मोर रैपिडली। सेकेंड देखते हैं, सो इट इज CH3 CH2 CHBr। तो देखो हम देख सकते हैं कि ये जो है ये टर्शरी है और फर्स्ट वाला सेकेंडरी है। तो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? ये वाला रिएक्ट करेगा जो सेकेंडरी है। थर्ड और लास्ट पार्ट को देखते हैं, ये क्या कहता है कि इन दोनों में से आप बताइए कि कौन ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। आप कहेंगे कि दोनों ही तो प्राइमरी हैं, है ना? इसमें आती है थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात, दोनों ही पार्ट्स प्राइमरी हैं, पर जो यहाँ पर मेन मोटिव है वो हमको देखना है कि किसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो CH3 ग्रुप, यानी कि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप अटैच है वो ब्रोमीन के पास में है ज़्यादा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो दूर में है, राइट? तो यहाँ पर इजीली अटैक हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। सो दैट्स द रीजन यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म रैपिडली फॉलो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑलराइट, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 7 हियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, which is in the following pairs of halogen compounds, which compound undergoes faster SN1 reaction। अब हमने देखा है कि SN1 रिएक्शंस की जो रफ्तार होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जो उनकी रिएक्टिविटी होती है डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। किसके ऊपर? इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। तो चलिए लिख लेते हैं, SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, let's write it properly, so we can say that it depends upon stability wait for a while, on the stability of carbocations,
ऑलराइट, अपने को पता है कि कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो देखो अगर हम इन दोनों में से देखें तो वी कैन से कि जो पहले वाला है वो कैसा है, टर्शरी है, और जो दूसरे वाला है वो सेकेंडरी है। तो ज़्यादा जल्दी SN1 रिएक्शन किस में फॉलो होगा, जहाँ पर जो हमारा कार्बोकेटायन है वो टर्शरी कार्बोकेटायन फॉलो हो रहा है, यानी कि हमारे फर्स्ट पार्ट में। ऑलराइट, और अगर सेकेंड को देखा जाए तो इधर वी कैन से कि यहाँ जो हमारा क्लोरीन है वो प्राइमरी है और जो यहाँ है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म होने वाला है। तो SN1 रिएक्शन फास्टर होने के चांसेस हैं इधर भी पहले वाले में। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, SN2 रिएक्शन में हमको देखना है कि कहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी में हमको देखना है कि जहाँ पर भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर SN1 रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऑलराइट, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जो क्या कहता है, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई ABCDE R and R dash, this is R dash in the following। तो सबसे पहले देखो जिस बेसिस पे, जिस बेसिक फंडे पे ये सारे क्वेश्चंस गिवन है ना, मैं आपको एक बार डिस्कस करके बता देती हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी आपके पास RX कुछ भी होता है, ठीक है, कोई भी आपके पास एल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, अगर आपने उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। जहां पर X लगा है R के साथ आगे MgX लग जाएगा। आप इसको मान लीजिए क्या लग जाएगा, RMgX बन जाएगा। ठीक है, जहां पर X था उसकी जगह MgX लग जाएगा। ठीक है, फर्दर जब आप इसको RMgX, यानी कि अगर आप आपके इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, अगर आप इसको फर्दर वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, ये MgX निकल जाएगा और यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन लग जाएगा, ये RH बन जाएगा। दिस इज ऑल यू नीड टू नो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमको बहुत अच्छे से हमारी NCERT ने ये बातें बताई हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम सॉल्व करने पर आए, तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, ब्रोमीन Mg, ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करा रहे हो, कंपाउंड A बनता है। ठीक है, ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो कंपाउंड A बनता है। तो बेटा कंपाउंड A क्या होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर से क्या होगा, जहां पर ब्रोमीन लगा है उसको हटा के आप सिंपली क्या लगा दोगे, MgBr, MgX लगाने को कहा था, ये लग जाएगा। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन और आगे MgBr, करेक्ट। जब आप फर्दर उसको पानी के साथ H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, MgBr हट जाएगा और वहां पर हाइड्रोजन आकर लग जाएगा। अगर वहां हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा सो इट विल बिकम साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट। तो चलो एग्जैक्टली अगर आप लिखने की कोशिश करो, नंबर 1 देखते हैं। चलिए हियर अगर आप नंबर 1 वाला देखने की कोशिश करें तो देखते हैं कैसे हो सकता है। सो वी हैड साइक्लोहेक्सेन, राइट, यहाँ पर लगा हुआ था ब्रोमीन, इसको हमने रिएक्ट कराया था मैग्नीशियम के साथ, राइट। तो क्या होगा जब आपने इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया था, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। सो दिस विल सिंपली बी, जैसा आपको कहा गया था, साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर आगे क्या बन जाएगा, MgBr लग जाएगा।
ठीक है बेटा, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और यही था हमारा कंपाउंड नंबर ए, यही था हमारा कंपाउंड नंबर ए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जब आपने इसको वाटर के साथ ट्रीट किया, जब आपने इसको वाटर के साथ ट्रीट किया तो अगर यहाँ से MgBr हटेगा तो हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा तो ये सिंपली क्या बनकर रह जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या बन गया है, साइक्लोहेक्सेन। चलिए लिख भी लेते हैं दैट दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और यही है आपका कंपाउंड नंबर बी। तो ए और बी तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब चलते हैं वापस से पीछे, देखते हैं क्या हुआ है सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए फिर से RBr प्लस Mg, अगेन सेम रिएक्शन, यही वाला RX प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो C होगा, जो C होगा वो क्या होगा, वो होगा RMgBr। आप इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस विल बी RMgBr। ठीक है, अब जब आपने उसको D2H2 यानी हैवी वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या हुआ, CH3CH3D। अब इसमें हम लोग उल्टा चल करके देखेंगे, इसमें हम लोग उल्टा चल करके देखेंगे। तो आगे अगर चला जाए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर था हमारे पास CH3CH, यहाँ पर ड्यूटीरियम लगा हुआ था और आगे दिस इज करेक्ट, दिस विल बी CH3 ऑब्वियसली, ये था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इस D से कंफ्यूज नहीं होना, इस D से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर आप यहाँ से H2O लगा, D2O सॉरी, इट वॉज D2O के साथ, हैवी वाटर के साथ आपने रिएक्ट कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंपाउंड होना चाहिए कि ये वाला कंपाउंड लग जाए। अपने को पता था कि ड्यूटीरियम या हाइड्रोजन अगर होता तो वो CH2 बन जाता। अगर ड्यूटीरियम है, कहाँ पे लगा था यहाँ पर हाइड्रोजन, जहाँ पर MgBr लगा था, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर अपने पास होना चाहिए CH3CH और यहाँ पे D की जगह क्या लगा होगा, MgBr। क्या लगा होगा यहाँ पे, MgBr और आगे CH3, करेक्ट। यहाँ ऐसा हमने क्यों किया, क्यों, क्योंकि देखो अपने को पता है कि यहाँ पे Mg प्लस ड्राई ईथर, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंट में रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर पक्का क्या बनना था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बनना था। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ही फॉर्मेशन होनी थी यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए वापस चलते हैं, उल्टा ही चल रहे हैं हम इसमें। ठीक है, अब सॉरी वी हैव बीन बैकवर्ड हियर, राइट। अब देखिए अगर आप इसको यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट कराया बेटा आपने, आई गेस किसके साथ रिएक्ट कराया, लेट्स सी। यहाँ पर हमने ड्राई ईथर से रिएक्ट कराया था, यहाँ पर हमने ड्राई ईथर से रिएक्ट कराया था, सेम ड्राई ईथर ऊपर वाला। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, RBr। तो अपने को पता है कि ब्रोमीन के साथ ही मैग्नीशियम लगता है, सो दिस विल सिंपली बी CH3CH, यहीं पर आएगा ब्रोमीन और ये आ गया CH3। ठीक है, तो अपने को क्या क्या पता करना था यहाँ पर, लेट्स सी। अपने को R पता करना था, R आ गया, C पता करना था, C आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या क्या पता चल गया, दैट दिस इज कंपाउंड C, लेट्स यूज ग्रीन कलर, सो वी नो दैट दिस इज आवर कंपाउंड C। और जो ये है, ये है हमारा R। ठीक है, अपने को R भी पता चल गया। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट के बारे में। सो लास्ट पार्ट क्या कहता है, देखो दोनों तरफ से रिएक्शन हो रही है, अगर आप इसको देखोगे तो इधर भी आगे और इधर भी आगे। ठीक है, तो देखो सिंपली जब आप R-X को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सेम रिएक्शन चल रहा है, तो देखो जो ये D है, D कायदे से क्या होना चाहिए,
डी अगेन हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होना चाहिए, दैट विल बी आर एम जी एक्स, आर डैश एम जी एक्स, करेक्ट। और जो ई होना चाहिए, और जो ई होना चाहिए जब आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, दिस विल सिंपली बी आर डैश एच, ठीक है। तो मुद्दे की बात हमको सिर्फ और सिर्फ आर डैश के बारे में पता करना है, ठीक है। अगर अब आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो देखो Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर आप यूज कर रहे हो, तो ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है? दिस मस्ट बी वुड्स रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है बेटा? दिस इज वुड्स रिएक्शन, दिस इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि अगर ये इधर से इधर जा रहा है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो इससे डबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा होगा? आर डैश एक्स क्या रहा होगा? अपने को पता है बेटा, जब भी आप आर एक्स प्लस आर एक्स लेते हो, आर एक्स प्लस आर एक्स, Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो कौन सा रिएक्शन होता है? वुड्स रिएक्शन होता है, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि क्या होता है, आर आर बन जाता है, ठीक है, प्लस NaX बाहर निकल जाता है, 2NaX बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो दिस इज द वुड्स रिएक्शन। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पर आर डैश रहा होगा वो कैसा रहा होगा? लेट्स सी। सो वी हैव सम स्पेस, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट हियर ओनली। दिस वाज द सेकेंड पार्ट एंड हियर वी आर सॉल्विंग द थर्ड पार्ट, ठीक है। तो देखो इधर अगर जो आपका आर डैश एक्स था वो कुछ ऐसा होता, CH, let me see the structure, CH3, ओके, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे कुछ CH, चलो मैं ड्रॉ ही करके बता देते हैं आपको। सो अगर देखो ये कुछ ऐसा होता, अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा होता, CH3C, CH3, CH3 और X, ठीक है। ऐसे आपके पास दो कंपाउंड्स होते, ऐसे आपके पास दो कंपाउंड्स होते और आप इसको Na और ईथर से रिएक्ट करा रहे हो, जो कि आप करा रहे हो, तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? वुड्स रिएक्शन होगा। तभी तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ रहा है, CH3, 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 यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, राइट। ऐसा तभी पॉसिबल है। सो दिस इज योर, ये क्या है आपका, देख लेते हैं। तो अपने को यहाँ से R डैश भी पता चल गया है, यहाँ से हमको R डैश पता चल गया, यानी कि जो ये वाला पार्ट है वो हमारा R डैश है, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉरी हियर, राइट। सो R डैश एक्स को जब आपने Mg के साथ रिएक्ट कराया तो क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। बना देते हैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो X की जगह यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा? सिंपली MgX आ जाएगा। सो दिस विल बी C, यहाँ पे तीनों जगह मिथाइल ग्रुप्स, तीनों ही जगह मिथाइल ग्रुप्स, और यहाँ पर लगा देते हैं MgX, ठीक है। आप फर्दर इसको क्या H2O के साथ रिएक्ट करा रहे होंगे, ठीक है। तो जब आप इसको H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो MgX हट करके क्या लग जाएगा? सिर्फ हाइड्रोजन आ जाएगा। सो दिस विल बी सिंपली दिस जो हमारे तीनों मिथाइल ग्रुप्स हैं वो रहेंगे एज इट इज, और यहाँ पे लगा देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो अपने ये कौन से कंपाउंड हैं बेटा? D और E कंपाउंड भी आ गए हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस इज आवर कंपाउंड नंबर D एंड दिस इज आवर कंपाउंड नंबर E, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद आवर ऑल द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ।